हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो हम अगस्त 2022 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और इसमें हमने 5 वीडियोस ऑलरेडी देख ली हैं। उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमिक न्यूज़ को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य को यानी स्टेट न्यूज़ को। देखते हैं स्टेट न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, फर्स्ट जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है वो परिवार नियोजन सर्विसेज यानी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को लेकर के है। इसमें राजस्थान को ऑल ओवर इंडिया के अंदर यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सेकंड अवार्ड जो है उससे नवाजा गया है, सेकंड पुरस्कार जो है वो मिला है। तो ये जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने जो है महिलाओं में परिवार नियोजन के साधन के लिए एक इंजेक्शन जो है बनाया जिसका नाम है अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन। तो उसका उपयोग में उसकी सेवाओं के अंदर और उसके उपयोग को लेकर के जो जागरूकता है उसको लेकर के सेकंड अवार्ड राजस्थान को मिला है। तो ये आपको याद रखना है। ये अवार्ड न्यू दिल्ली के अंदर जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार उनके द्वारा दिया गया है। और ये अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन क्या है, तो इसमें ये होता है कि 3 माह के अंतराल में ये इंजेक्शन लगाया जाता है और 90 डेज तक इसके अंदर जो है अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है, अनचाहा गर्भ होता है, उससे वो छुटकारा दिलवाता है। इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे कि अंतरा इंजेक्शन की सुलभ उपलब्धता, फॉलोअप, संघन मॉनिटरिंग, अंतराज एप्लीकेशन मतलब एक एप्लीकेशन भी इसके लिए लॉन्च किया गया है। इसके लिए एक ई काउंसलिंग की सुविधा है कि भाई आप जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काउंसलिंग करवा सकते हैं। ई लर्निंग मॉड्यूल, ये सब जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है ये फैमिली प्लानिंग जो सर्विसेज है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा करवाई गई थी और इसी के लिए जो है इसको प्रोत्साहन हेतु सेकेंड अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ट्रैवल प्लस लेज़र जो एक विश्व की एक प्रतिष्ठित एक जो सूची होती है जिसके के अंदर जो आपके पर्यटन से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उनको काउंट किया जाता है कि कौन से टॉप 10 जो है बेस्ट डेस्टिनेशंस है घूमने के लिए। तो उसमें राजस्थान के भी 2 शहरों को नामित किया गया है। एक तो है अपना जयपुर और दूसरा है उदयपुर। ठीक है, तो जयपुर और उदयपुर दोनों बेस्ट डेस्टिनेशंस के अंदर है। तो इनकी रैंकिंग हम देख लेते हैं। रैंकिंग है 10वीं रैंकिंग। तो टॉप 10 जो आपका शीर्ष 10 जो इसके अंदर स्थान है उसके अंदर 8वें स्थान पर तो रखा गया है जयपुर को और 10वें स्थान पर जो है वो रखा गया है उदयपुर को। तो ये रैंकिंग आप याद रखिएगा। अगर आप याद करें तो हमने जो राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ा था उसमें भी हमारे 2 जो शहर थे उनको जो है टाइम मैगजीन के द्वारा जो है कल्चरल सिटी के रूप में एक अच्छे बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जो है वो चुना गया था। वो दो सिटीज़ कौन सी थी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यहाँ पर जो है ये दूसरी मैगजीन है, इसका नाम है ट्रैवल प्लस लेज़र मैगजीन। ठीक है, तो इसका तो दोनों का आप थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा। और देखिए इसके अंदर 2 रैंकिंग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहली रैंकिंग तो है पूरे वर्ल्ड की और दूसरी रैंकिंग है सिर्फ एशिया की। अगर सिर्फ एशिया की बात करें तो राजस्थान हमारे जो है टॉप 15 के अंदर राजस्थान में जयपुर का स्थान 3rd पे आता है और उदयपुर का स्थान 5th पे आता है। तो तीसरा और 5वां यानी कि फिर से 2 ही अंकों का इसमें अंतराल है, जैसे कि यहाँ पर अंतराल है 8वीं और 10वीं रैंक। तो ये वाली जो रैंकिंग है ये तो है पूरे वर्ल्ड की और ये रैंकिंग है पूरे एशिया की। अगर एशिया की बात करें तो तीसरा और 5वां स्थान जयपुर और उदयपुर को मिला है। टॉप में देखते हैं कौन सा है, तो टॉप में ओसाका मेक्सिको के अंदर है, उसको अच्छी डेस्टिनेशन माना गया है। फिर है सैन मियोगल डी ओलांडी, ये मेक्सिको के अंदर है। फिर अबुद इंडोनेशिया। अब देखिए इसमें जो है बहुत ही अलग कंट्रीज़ है तो आपको इनका नाम जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि टॉप में कौन सी सिटी जो है इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, अब देखिए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जो है उसका सेकंड एडिशन जो है उसको जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। बीच में इसका पहला जो आयोजन था वो 2019 के कारण जो है वो रद्द कर दिया गया क्योंकि उसमें कोरोना पीरियड था। तो इसमें बेसिकली ये है कि भाई डोमेस्टिक जो हमारा टूरिज़्म है उसको हम जो है फिल्मों के लिए या फिर जो है घूमने के लिए किस प्रकार से और ज़्यादा जो है वो आकर्षक बना सकें। तो इसका आयोजन जो है फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान FTHR और राजस्थान पर्यटन द्वारा संयुक्त रूप से जो है वो किया जाता है। तो ये इसका जो पहला संस्करण है उसका आयोजन किया गया था। ये दूसरा संस्करण है इसका। तो जो पहला संस्करण है वो 2018 में आयोजित किया गया था और 2019 में तो मैंने बताया आपको कोविड के कारण नहीं हो पाया है। आपको ये मालूम होगा कि राजस्थान ने अपना टूरिज़्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 में लॉन्च किया था और इसके अलावा राजस्थान ने अपना जो टूरिज़्म को लेकर के एक कोष भी बनाया है, सेपरेट उन्होंने फंड बनाया जो 1000 करोड़ का है। और उसमें ये लोग ये बात करते हैं कि भाई जो भी फिल्म मेकर्स हैं अगर वो यहाँ पर बॉलीवुड हॉलीवुड वाले OTT वाले अगर कोई भी फिल्म बनाने के लिए आते हैं तो उनको 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी और इंसेंटिव का प्रावधान भी जो है वो दिया गया है। क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो राज्य है वो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी रिच है, काफ़ी कल्चरल है और काफ़ी सारी साइट्स हैं हमारे यहाँ पर, तो उसको जो है और ज़्यादा जो है यूज़ में लिया जा सके, तो इसलिए ये सब किया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर कि पर्यटन विकास कोष 1000 करोड़ का आवंटित किया गया था जिसमें से 600 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे और 400 करोड़ रुपए मार्केटिंग
मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर जो है वो खर्च किए जाएंगे। आप जानते हैं कि देखिए आजकल कोई भी चीज़ हो, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी प्रोडक्ट से ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा खर्चा जो होता है वो होता है उसकी मार्केटिंग पे। कोई फिल्म अगर प्रोड्यूस होती है तो उससे ज़्यादा खर्चा, प्रोड्यूस से ज़्यादा खर्चा उसके प्रमोशन के ऊपर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए कि 600 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 400 करोड़ जो है वो मार्केटिंग पे खर्च किया जाएगा 1000 करोड़ के बजट में। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी हालांकि ये। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है। तो देखिए माइंस के क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार मिला राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान जो है जो मिनरल्स होते हैं उनका अजायब घर इसको कहा जाता है, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है राजस्थान को। यहाँ पर हर प्रकार के प्रधान अप्रधान खनिज, मेटल, नॉन मेटल्स और भी प्रकार के जो होते हैं जैसे लाइमस्टोन है, माइका है और आपका ग्रेनाइट है, मार्बल है, इन सब की जो माइंस है वो आपको अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहली बार है जब राजस्थान को खनिज के क्षेत्र में जो है विकास पुरस्कार मिला है। और ये बेसिकली जो अप्रधान खनिज है उनके उत्खनन को लेकर के अवार्ड दिया गया है और केंद्रीय स्तर का अवार्ड है। और इसके अंदर 3 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो नगद के रूप में जो है वो दिए गए हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, जो आपने महाराणा प्रताप पुरस्कार होता है और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार होता है। देखिए आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि आपको ये दोनों ही अवार्ड्स पढ़ने हैं आपके मेंस के अंदर। जो है आपको स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन पढ़ना है वहाँ पर आपको इसके बारे में जो है वो जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो है ये दोनों ही खेलों से संबंधित पुरस्कार, और इसकी राशि में जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसके अंदर जो है अभी वृद्धि की गई है। अब देखिए इसमें ऐसा है कि जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है ये तो खिलाड़ियों को दिया जाता है और जो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है ये खेल प्रशिक्षकों यानी कोचेस को दिया जाता है। और सबसे पहले इसमें 2014 में जो है इसके पुरस्कार के जो ये अमाउंट है इसमें वृद्धि की गई थी और अभी दोबारा से वृद्धि की गई है। अब इसमें 5-5 लाख रुपए मिलेंगे, पहले 1-1 लाख रुपए जो है वो दिए जाते थे। इसके अलावा देखिए राजस्थान सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि भाई जो भी एक वित्तीय वर्ष होगा यानी एक साल में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार कम से कम 5 लोगों को तो जो है वो दिया ही जाना चाहिए। तो ये भी इन्होंने घोषणा की है। अब देखिए कुछ और चीज़ें हैं इसमें कि इनामी राशि जो होती है, जो खिलाड़ी होते हैं उनको कितनी इनामी राशि मिलती है। अगर देखिए कोई खिलाड़ी अगर जो है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीत के लाता है तो उसको 3 करोड़ मिलते हैं, रजत पदक जीतता है तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतता है तो 1 करोड़। तो क्योंकि ओलंपिक खेल देखिए काफ़ी बड़े होते हैं। और उसके बाद में एशियाई या राष्ट्रमंडल जो अभी चल रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, और अगर एशियन गेम्स में अगर वो स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतता है तो उसको 1 करोड़, 60 लाख और 30 लाख जो है रिस्पेक्टिवली ये राशि जो है वो दी जाती है। तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। फिर देखिए कुछ गुरु वशिष्ठ पुरस्कार को लेकर के है कि 1985 और 86 में जो है इसको दिया गया था और अब तक 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को जो है ये अवार्ड दिया जा चुका है। महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है वो 1982-83 में स्टार्ट किया गया था और अब तक 170 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है और ये सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदर्शन अच्छा करते हैं उनको ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए कि एक कार्यक्रम है जिसका नाम है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम। इसको अभी स्टार्ट किया गया है, इसकी डेट याद रखिएगा क्योंकि हमारे आरपीएससी में, आरएएस में स्पेशली डेट पूछ लेते हैं कि कौन सा कार्यक्रम कब स्टार्ट किया। तो डेट आप याद रखिएगा कि 11 जुलाई 2022 को इसको लॉन्च किया गया है। सो फ्रेंड्स ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर एक तरीके से जो बच्चे हैं जिनको कोरोना के दौरान जो है उनकी पढ़ाई का काफ़ी लॉस हुआ है, तो ये एक तरीके से ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स का मतलब कि वो जो खाई आ गई है बीच में, एक तरीके का गैप आ गया है पढ़ाई में, तो उसको पूरा करने के लिए इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। और इसमें पर्टिकुलरली पीरियड्स दिए गए कि भाई इतने पीरियड बच्चों को पढ़ाया जाएगा और इसमें रटने की बजाय बच्चों के सीखने पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ऑनलाइन जब पढ़ाई हुई तो बच्चों ने वैसे ही जो है अपना एक तरीके से टाइम पास के रूप में विदाउट एनी डिसिप्लिन जो है उन चीज़ों को क्लियर किया था। तो इसीलिए जो है उस गैप को पूरा करने के लिए, लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए जो है 2022 और 2023 का जो सेशन होगा उसमें कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये रेमेडिएशन प्रोग्राम है, ताकि जो है वो अपने जो पढ़ाई में वो जो लैकिंग हो रही है उसको कंप्लीट कर सके। तो इसके लिए 75 करोड़ रुपए का वित्तीय जो प्रावधान है वो किया गया है और 2022-23 का इसमें सत्र आयोजित किया जाएगा। और इसमें देखिए कि जो बच्चे हैं 1st क्लास से 8th क्लास तक के, उनको प्रथम 3 माह में तो 4 कालांश यानी 4 पीरियड दिए जाएंगे और शेष संपूर्ण सत्र में 2 कालांश उनके लिए एक्स्ट्रा जो है वो निर्धारित किए गए हैं ताकि वो जो है इस लर्निंग लॉस को कंप्लीट कर सके। तो ये थोड़ा एक पेज जो है वापस से रिपीट हो गया है, यहाँ देखिए। हाँ, और कक्षा 3 से 8 तक के जो सभी शिक्षकों के लिए जो है, इसमें शिक्षकों के लिए भी चीज़ें हैं, तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं शिक्षकों के लिए भी है। और इसके लिए टीचिंग एड ऐप जो है वो एक ऐप जो है वो भी शिक्षकों के लिए जो है वो दिया गया है ताकि वो भी जो है वो उसमें पढ़ाई कर सकें। और इसके अलावा इसमें पीटीएम जो होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसका भी प्रावधान है। यानी कि एक तरीके से ये होलिस्टिक प्रोग्राम है, बच्चों की स्किल पर भी जो है इसको ध्यान दिया जाएगा। आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्यक्रम है जिसका नाम है आपका
राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम, तो ये किससे संबंधित है? तो स्कूलों में जो दक्षता है और जो ब्रिज प्रोग्राम्स है उसका ये कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया और 11 जुलाई को इसको लॉन्च किया है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, राज्य में निवेश के लिए जापान की 11 कंपनियों के साथ जो है वो MOU साइन किए गए हैं। तो इसमें देखिए क्या काम की बातें हैं। तो सबसे पहली चीज़, प्रदेश के नीमराणा स्थित डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस में जो है ये सेरेमनी आयोजित की जा रही थी। और 2008 में अगर हम देखें तो सिर्फ 10 कंपनियां थी जापान की जो हमारे यहाँ पर कार्य कर रही थी, और ये 2021 में बढ़कर के देखिए कितनी ज़्यादा हो गई हैं, 17 गुना ज़्यादा, यानी कि 170 कंपनियाँ जो है हमारे यहाँ पर जो है वर्क कर रही हैं। फिर उसके बाद में देखिए कि यहाँ पर एक गिलोट इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसमें भी निवेश करने जा रही है ये कंपनी, जो किसी भी जापानी कंपनी का गिलोट इंडस्ट्रियल पार्क में पहला निवेश जो है वो होगा। तो इसमें कुछ वैसे इतनी खास बात है नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि किस कंपनी के साथ में जो है सबसे ज़्यादा MOU किए हैं। तो जापान की कंपनी के साथ में 11 MOU जो है वो राजस्थान ने साइन किए हैं। फिर देखिए 10,000 मेगावाट क्षमता के एनर्जी पार्क विकसित करने के लिए भी एक समझौता किया गया है। तो देखिए ये जो है 10,000 मेगावाट क्षमता का जो एनर्जी पार्क जो विकसित किया जाएगा, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क, इसके लिए राजस्थान सरकार और NTPC के अंदर जो है, NTPC में जो रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है उसके अंदर जो है 10,000 मेगावाट के लिए जो है वो समझौता किया गया है। दोनों मिलकर के जो है राजस्थान में इस प्लांट की स्थापना करेंगे, जो कि लगभग 50,000 करोड़ रुपये का जो है इसके अंदर निवेश जो है वो किया जाएगा। इसमें निजी निवेश जो है उसको भी आकर्षित किया जाएगा, तो ये चीज़ है। फिर देखिए राजस्थान ने जो प्रजनन दर है उसको 2 की प्रजनन दर जो है हमारे यहाँ पर हासिल कर ली है। तो देखिए ये जो अभी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे था उसके आंकड़ों में जो है जो परिवार कल्याण से संबंधित आंकड़े हैं उसमें राजस्थान ने अच्छा सुधार किया है। तो प्रजनन दर का मतलब होता है फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जो है जन्म देती है, स्वस्थ बच्चों को, तो वो उसको प्रजनन दर कहलाता है, फर्टिलिटी रेट कहलाता है। तो वो 2.0 है, यानी कि इसमें देखिए कि विश्व जनसंख्या दिवस पर इसको घोषित किया गया है। और इसमें जो है मिशन परिवार विकास करके एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें 14 जिलों की जो है श्रेणी है और जिसमें कि 12 जो है वो प्रथम स्थान पर आया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो पिछड़े हुए कुछ जिले हैं उसमें टॉप किया है। 12 फर्स्ट पे है, बांसवाड़ा सेकंड पे है, करौली थर्ड पे है, सवाई माधोपुर फोर्थ पे, भरतपुर 5वें जिले स्थान पर है। सबके आपको आंकड़े नहीं याद रखने, बस एक जनरल आइडिया आप याद रखिएगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट राजस्थान की कितनी है ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर देखिए कि नॉन MPV जो जिले हैं तो उसके अंदर जो है 19 जिलों की श्रेणी थी और उसके अंदर हनुमानगढ़ जो है वो फर्स्ट पे है, ठीक है। तो और नॉन MPV जिलों को देखेंगे तो उसके अंदर झालावाड़, अजमेर और इनका भी स्थान है। तो ये पूरा आप इतना ध्यान नहीं रखना है, आप इतना ध्यान रखिएगा कि प्रजनन दर कितनी है और बस इतना ही आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। यह डिजिटल पर्यटन में राजस्थान जो है उसको सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है वो दिया गया है। अब देखिए कि राजस्थान को ये अवार्ड क्यों मिला है। डिजिटल पर्यटन यानी कि आपको ऑफलाइन सारी चीज़ें मिल रही है, ऐसे पर्यटन में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ कैसे अवार्ड मिला है। तो देखिए एक पोर्टल है हमारी जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, उस पोर्टल का नाम है उत्सव पोर्टल। तो उसमें उस पोर्टल के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर उत्सव होते हैं, मेले होते हैं, त्यौहार होते हैं जो हमारे यहाँ फेमस है, उन सब की हमको लिस्टिंग करके उस पोर्टल पर डालनी होती है, ताकि जो भी कोई विदेशी पर्यटक है या डोमेस्टिक जो पर्यटक है, घरेलू पर्यटक है, वो उस वेबसाइट पर जाकर के देख सके कि भाई क्या क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप तनोट माता के गए हैं तो तनोट माता में आरती बहुत फेमस है वहाँ की, तो जैसलमेर में है ये तनोट माता की आरती फेमस है और वो आपने वीडियो बना करके वहाँ पर सरकार के द्वारा डाला हुआ है, तो लोग उससे आकर्षित होते हैं और फिर जो है अपना नेक्स्ट प्रोग्राम भी बनाते हैं कि भाई हम यहाँ आएंगे। तो ये करने में, ये सारा डिजिटलाइज्ड करने में राजस्थान जो है वो अग्रणी राज्यों के अंदर आया है, इसीलिए इसको जो है डिजिटल पर्यटन के क्षेत्र में फर्स्ट अवार्ड दिया गया है। अगर हम देखेंगे इसी सूची में केरला को दूसरा अवार्ड मिला है और उत्तर प्रदेश को तीसरा और अंडमान निकोबार को चौथा स्थान जो है इसमें दिया गया है। फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नागौर में बनेगा ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पे आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकेगा कि हाल ही में राजस्थान में एक डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक जो है रेलवेज़ के लिए वो कहाँ बनाया गया है। तो नागौर जिले के अंदर जो नावा गांव है वहाँ पर जो है इसको बनाया गया है और इसमें 819 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये बनेगा। और ये एक तरीके से क्या होगा, पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड होगा, डेडिकेटेड जो हो टेस्ट ट्रैक होगा। और इसमें क्या होगा कि सभी विदेशों की ब्रॉड गेज हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग भी जो है वो की जा सकेगी। और इससे क्या होगा कि हमारे राजस्थान का जो ये रेलवे है ये वैश्विक मानचित्र
पर जो है इसका नाम आ जाएगा कि भाई राजस्थान ये काम जो टेस्ट ट्रैक है ये बनाने में भी जो है वो महारत हासिल रखता है। फिर उसके अलावा देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो टेस्ट ट्रैक होगा अपना, तो इसके ये पूरा तरीके से ग्रीन प्रोजेक्ट है। इसके सभी स्टेशन जो होंगे वो सोलर पावर से संचालित होंगे और यहाँ पर जो है ट्रेनों की गति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी जो है वो कार्य किए जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में पहला डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक जो है वो कहाँ पर बनाया गया है, नागौर के नावा में स्थापित किया गया है। फिर देखिए कालीसिंध और छबड़ा जो है वहाँ पर जो है 2120 मेगावाट क्षमता की इकाइयाँ जो है विद्युत इकाइयाँ जो हैं वो स्थापित की जाएंगी। हालांकि देखिए ये कुछ विशेष नहीं है क्योंकि बहुत ही जनरल न्यूज़ है कि छबड़ा और कालीसिंध यहाँ की मतलब हमारे यहाँ पर जो विद्युत की हमारी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इनमें 3 इकाइयों की और स्थापना की है। 660 मेगावाट की क्षमता की 2 इकाइयाँ तो यहाँ है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्निक, और यहाँ पर जो है 800 मेगावाट की जो है एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक जो है उसकी इकाई स्थापित की जाएगी। तो ये दोनों नाम है। फिर देखिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ जो है वो राजस्थान में किया गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो है देश की पहली कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्या है, लोक अदालत है। तो लोक अदालतों के बारे में आप जानते ही हैं, जो पैरेलली जो केसेस होते हैं उनको जो हैंडल करती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं यूयू ललित, उन्होंने 18वीं जो अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक थी उसमें इन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है। और ये लोक अदालत जो है वो राजस्थान में पहली बार जो है पूरे देश में पहली बार राजस्थान में लॉन्च की गई है। और इसमें और चीज़ें क्या है देखिए, इसको यूरोपीय देश मतलब और इसमें जो बातें हैं पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड कि जो यूरोपीय देश है एंटोनिया, वहाँ पर सबसे पहली बार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्धारित रोबोट जो है रोबो जज जो है वो तैयार किया गया था, जिसने 3 वर्ष पहले जो है काम करना जज के रूप में काम करना स्टार्ट किया था। चाइना के एक हेंगजाऊ शहर है, वहाँ पर भी 2017 में पहला इंटरनेट कोर्ट जो है वो स्थापित किया गया था। तो ये अच्छी चीज़ है कि भाई आप जो है न्यायिक सेवा के अंदर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस प्रकार से प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए कि प्रदेश के पहले महिला वित्तीय संस्थान के लिए एक एमओयू जो है वो साइन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रदेश का पहला महिला वित्तीय संस्थान जो है उसके लिए एमओयू हुआ है। तो इसका नाम होगा राजस्थान। इसमें जो होगा कि ये पहली बात तो प्रदेश का पहला और देश का तीसरा जो है महिला वित्तीय संस्थान है। तो इसमें महिलाओं को जो है ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और राज्य में जो है राजस्थान महिला निधि की स्थापना तेलंगाना राज्य के अंदर सफलतापूर्वक संचालित स्त्री निधि मॉडल के तर्ज पर जो है वो की जाएगी। कहने का सेंस ये है कि तेलंगाना में ऑलरेडी ऐसा एक जो मॉडल है वो तैयार किया गया जिसका नाम है स्त्री निधि मॉडल। उसके तर्ज पर ही राजस्थान में राजस्थान महिला निधि नाम से जो है एक महिलाओं के लिए वित्तीय संस्थान जो है वो बनाया जाएगा। इसमें देखिए होगा क्या कि जो है इसकी जो फंडिंग है, तो एक चीज़ इसमें है कि भाई इसके लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और जो स्त्री निधि तेलंगाना उसके मध्य एमओयू भी साइन हुआ है ताकि इसको कैसे डेवलप करें वो जाना जा सके। और इसमें जो है ये जो है आपका राजस्थान महिला निधि औपचारिक बैंकों के साथ जो है एक पूरक वित्तीय संस्थान के रूप में जो है वो कार्य करेगा, यानी कि उनके साथ में एक सहयोगात्मक संगठन के रूप में ही कार्य करेगा। इसमें क्या होगा कि 40,000 तक का जो लोन होता है वो 4 घंटे के अंदर दिया जा सकेगा और जो अदर इससे ज़्यादा का अगर लोन होगा तो वो 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो वितरित किया जा सकेगा। अब इसको भी जो है शुरू में 15 जिलों में ही स्टार्ट किया गया है, जिसमें से 6 जिले तो होंगे करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर। यहाँ पर जो है इसकी स्टार्टिंग जो है वो की जाएगी और इसमें राज्य सरकार के द्वारा 50 करोड़ प्रथम वर्ष में जैसे 25 करोड़ अनुदान देगा और भारत सरकार जो है 110 करोड़ रुपए जो है वो अनुदान के रूप में इसके अंदर जो है वो प्रेषित करेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे इसमें मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला वित्तीय संस्थान के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप बताएंगे कि प्रदेश का पहला वित्तीय संस्थान है और ये जो है तेलंगाना का जो स्त्री निधि मॉडल है उसके आधार पर इसको बनाया गया है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जो है वो जो है इसमें एक्टिव रूप से कार्य कर रहा है। इसमें 40,000 तक का लोन जो है वो आपको 4 घंटों के भीतर मिल जाता है। उससे ज़्यादा का लोन अगर आपको चाहिए तो 15 दिवस के भीतर आपको मिलेगा। 15 जिलों में इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये इसके बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट है जोधपुर में जो है बनेगा पैरा खेल अकादमी। इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए कि जो मुख्यमंत्री है उन्होंने पहले बजट में घोषणा की थी कि पैरा अकादमी जो है वो हम जयपुर और जोधपुर में बनाएंगे, जो हमारे विशेष खिलाड़ी होते हैं उनके लिए। तो जो ये पैरा अकादमी है जोधपुर में इसको बनाया जा रहा है और इसमें करीबन 14 करोड़ जो है वो अलॉट किए गए हैं और इसमें कोई विशेष बात है नहीं। फिर देखते हैं राजस्थान न्यूज़ इन शॉर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे लिए।
फिर देखिए राजस्थान का जो विधानसभा है उसके अंदर एक डिजिटल संग्रहालय, डिजिटल म्यूजियम जो है वो स्थापित किया जाएगा और इसके लिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उन्होंने NV रमन जिनका नाम है, उन्होंने इसका लोकार्पण भी किया है। इससे क्या होगा कि जैसे कि जो हमारा राजस्थानी का गौरवशाली राजनीतिक इतिहास है, कल्चरल हिस्ट्री नहीं, राजनीतिक जो इतिहास है उसको प्रदर्शित किया जाएगा और सदन में होने वाली जो कार्रवाई है, व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक जो जानकारियां हैं वो इस म्यूजियम में रखी जाएगी ताकि जो आम नागरिक है वो भी इससे जो है वो अवगत हो सके। और इसको बनाने का कार्य जो है जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा जो है वो किया जाएगा। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी कि भाई राजस्थान के जो विधानसभा है उसके अंदर एक डिजिटल संग्रहालय जो है वो बनाया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम है जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम। जमनालाल जी के बारे में आप जानते हैं कि सीकर में जो है इनका जन्म हुआ था और ये जो है आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने जो है भाग लिया था। गांधी जी के जीवन से प्रभावित थे और उन्हीं के कदम जो है उनके ऊपर जो है ये चले थे, नक्शे कदम पर इन्होंने जो है यहाँ पर जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इन्हीं के नाम पर जो है सीकर जिले में एक जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम जो है उसका वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने। इसकी लागत जो है वो 30 करोड़ रुपए के करीब है। ये हमको नहीं जानना है, बाकी हमको इतना पता होना चाहिए कि जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम कहाँ बनाया गया, तो सीकर के अंदर जो है इसको बनाया गया है। फिर देखिए एक है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन योजना। तो ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर क्या होती है कि देखिए ऐसी अमूर्त संस्कृति ऐसी होती है जिसको कि आप देख सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, लाइक डांस है, म्यूजिक है और जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। तो इसमें देखिए कि यूनेस्को के साथ में हमारे राजस्थान के 4 जिलों को, जैसे कि एक जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर और बीकानेर है, इनको जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन योजना के तहत जो है इसको स्टार्ट किया गया था ताकि यहाँ पर जो होने वाले कार्यक्रम है, यहाँ पर जो गायन कला है, नृत्य कला जो है फेमस है, इनको जो है एक पहचान दिलाई जा सके, वैश्विक पहचान दिलाई जा सके। तो इसको 2019 में स्टार्ट किया गया था और इसमें 4 जिलों के 13 क्षेत्रों में रहने वाले 1500 लोक कलाकारों को और जो हस्तशिल्प कर्मी हैं उनके आर्थिक उन्नयन के लिए जो है और कौशल विकास के लिए कार्य जो है वो किया गया था। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन योजना में राजस्थान के किन जिलों को सम्मिलित किया गया, तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। तो ये जो वेस्टर्न वाला जो पोर्शन है, पश्चिमी जो जिले हैं, उनको जो है इसमें सम्मिलित किया गया था। फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। फिर देखिए विश्व युवा कौशल दिवस जो है उसमें राज्य स्तरीय जो है समारोह आयोजित किया गया था। युवा कौशल आप जानते ही हैं कि आजकल स्किल डेवलपमेंट में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो ये जो एक प्रोग्राम था इसके अंदर जो है स्किल के जो एम्बेसडर हैं अशोक यादव, उनको 25,000 रुपये दिए गए। 12 लोगों को यूथ आइकन्स में 11,11 हज़ार रुपये की इनाम राशि दी गई। और उसके अलावा देखिए और क्या विशेष बात है इसमें, विशेष बात यह है कि RTD मॉडल जो है उसके तहत एक MOU साइन हुआ है। ये RTD मॉडल क्या होता है, R का मतलब होता है रिक्रूट, T का मतलब होता है ट्रेंड और D का मतलब होता है डिप्लॉय। तो ये एक प्रशिक्षण मॉडल होता है जिसमें कि जो व्यक्ति होता है उसको रिक्रूट किया जाता है, पहले भर्ती किया जाता है, फिर उसको ट्रेन किया जाता है और फिर उसको जो है डिप्लॉय यानी कि उसको जो है जॉब दी जाती है। तो ये भी एक तरीके का जो एक प्रोग्राम है। तो इसमें बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए उजास अभियान क्या है। तो उजास अभियान आपको हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो ये देखिए पर्टिकुलरली एक ज़िले से संबंधित है। तो अलवर ज़िला जो है उसने इसका शुभारंभ किया है। उनके हिसाब से जो जितने भी राजकीय विद्यालय हैं जहाँ पर बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं है, तो उनको एक टारगेटेड वे में वो लोग जो है पानी और बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। और उन्होंने कहा है कि भाई पूरे ज़िले में करीबन 437 ऐसे राजकीय विद्यालय हैं जहाँ पर जो है इन चीज़ों की ज़रूरत है, बिजली और पानी की जो है ज़रूरत है। तो इसी को जो है उन्होंने उजास अभियान का नाम दिया। तो यह ध्यान रखिएगा, अलवर से संबंधित है। फिर देखिए कि एक फॉरेंसिक साइंस संस्थान जो है उसको ओपन किया जा रहा है और इसको ओपन करने में दो संस्थाओं का हाथ है। एक तो है आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और एक है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस। इनके द्वारा संयुक्त रूप से जोधपुर के अंदर जो है फॉरेंसिक साइंस संस्थान जो है वो खोला जाएगा। फॉरेंसिक साइंस आप समझते हैं कि भाई कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई मर्डर होता है या कुछ भी होता है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ से जो DNA सैंपल्स वगैरह लेते हैं, फिर उसकी फॉरेंसिक जाँच की जाती है, फिंगरप्रिंट्स की जाँच की जाती है। तो उसका एक संस्था बनाया जाएगा, तो वो जोधपुर में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। फिर देखिए 11 नए खेल स्टेडियम जो है उनको मंजूरी दी गई है। तो ये नए खेल स्टेडियम जो है जो सरकार है उन्होंने प्रदेश के 10 जिलों में 11 खेल स्टेडियम खोलने को मंजूरी दी थी और इसके अंदर जो है करीबन 1.5 करोड़ पर खर्च जो है वो किया जाएगा। अब इसमें देखिए कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और सड़क और निर्माण विभाग जो है आपका वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो ये स्टेडियम्स है वो जैसे कि उदयपुर का गिरवा है, जोधपुर का केरू जगह है, करौली का हिंडौन है और धोद सीकर में, परबतसर नागौर,
परसारामपुरा, झुंझुनू, बानसूर, अलवर, रूपवास, भरतपुर, उज्जैन, भरतपुर और तारानगर, चूरू, बगरू, जयपुर, यहाँ पर जो है इन खेल स्टेडियम्स को जो है वो निर्माण किया जाएगा। फिर देखते हैं खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। इसके लिए जो है 2022-23 में कामगारों की आर्थिक सहायता के लिए 9 करोड़ की वित्तीय राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। और इस जो ये योजना है इसको 6 जुलाई को जो है उसका अनुमोदन किया गया है। इसमें क्या होगा कि जैसे कि जो खादी और जो बुनकर जो होते हैं उनको जो है, तो देखिए ये जो है खादी को प्रमोट करने के लिए जो एक सरकार के द्वारा एक प्रयास है कि भाई जो खादी में काम करने वाले बुनकर होते हैं उनका जो कॉस्ट चार्ट होता है, कॉस्ट चार्ट यानी कि उनका कितना जो है खर्चा आता है, तो उसमें प्रति वर्ग मीटर बतौर अतिरिक्त जो है वो राशि सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा, ताकि वो जो है इस कार्य को छोड़े ना और इसको आगे बढ़ाएं। तो इससे जो है 20,000 खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक जो है वो दिया जाएगा। फिर देखिए एक राजकीय उपक्रम समिति बनाई गई है जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर CP जोशी उनके द्वारा, और ये 2022-23 के लिए कार्य करेगी। और इसके जो समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो गोविंद सिंह डोटासरा को जो है वो बनाया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है पोषण स्वराज अभियान। ये राज्य के बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें कमजोरी और शिशुओं के जो कुपोषण है उससे बचने के लिए जो है इसको बनाया गया है, इस अभियान को लॉन्च किया गया है। नाम याद रखिएगा, पोषण स्वराज अभियान कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो देखिए 18वीं जो स्काउट जम्बूरी होती है, जम्बूरी आई थिंक इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्काउट एंड गाइड आपने सुना होगा। तो ये जो होता है इसका आयोजन 18वें का आयोजन जो है राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान के भी पाली जिले के रोहट में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें 1500 विदेशी सहभागी भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 15,000 स्काउट व गाइड जो है वो इसमें शामिल होंगे। राजस्थान सरकार ने इसके लिए बजट को भी मंजूरी दी है, करीबन 25 करोड़ का बजट जो है वो इसके लिए जो है उन्होंने रखा है। फिर देखिए रक्षा जैन कौन है ये और किस कारण से न्यूज़ में है, तो देखिए ये एक ANM है और जो है ये उदयपुर जिले के जनजाति बाहुल क्षेत्र में कार्य करती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इनको जो है परिवार कल्याण विभाग की ओर से जो है पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में जो है वो अच्छा कार्य किया है। फिर देखिए भविष्य की उड़ान, तो इसमें क्या है कि लड़के और लड़कियों को समान करियर में आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सवाई माधोपुर जिले में जो है भविष्य की उड़ान कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो देखिए आज हमने जिले वाइज 3 कार्यक्रम देख लिए हैं, जैसे कि एक तो हमारा था पोषण स्वराज अभियान जो अभी हमने पढ़ा बांसवाड़ा से स्टार्ट किया गया है, और एक हमने जो पीछे एक कार्यक्रम पढ़ा था जो कि अलवर से जिसको स्टार्ट किया था वो था उजास अभियान, तो इनको आप याद रखिएगा। और एक है भविष्य की उड़ान कार्यक्रम, ये जो है आपका सवाई माधोपुर जिले से स्टार्ट किया गया है, तो इनको आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट है, फिर देखिए एक और व्यक्ति चर्चा में है जिनका नाम है डॉक्टर SN धोलपुरिया। ये जो है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जो है उसके अंदर इनको जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी राजस्थान की नहीं, नेशनल की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसमें सदस्य के रूप में इनको नामित किया है। अगर आपको पता हो तो राज्य सरकार ने 100 दिन का एक तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान भी जो है वो स्टार्ट किया था, और इसकी पूरे WHO ने भी सराहना की, केंद्र सरकार ने भी सराहना की है कि राजस्थान मॉडल जो है उसको लागू जो है वो किया जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट है प्रकाश एक अभियान, ये क्या है इसको देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये भी जो है एक जिला विशेष से संबंधित कार्यक्रम है, जैसे कि जो नागौर है, नागौर के अंदर जो है इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है कि भाई नागौर में जो बच्चे हैं उनका जो ड्रॉप आउट है स्कूल से वो बढ़ गया है, तो उसको कम करने के लिए जो है एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है प्रकाश एक अभियान, जिसका मतलब है, जिसका ध्येय है कि आओ चलें प्रकाश की ओर, पढ़ें पढ़ाएं और बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो ये जो ड्रॉप आउट की समस्या है, जो बच्चों का नामांकन कम है, दोबारा से बच्चे स्कूल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए नागौर से इसको स्टार्ट किया गया है ताकि वंचित बच्चों को जो है वो इससे जोड़ा जा सके। फिर देखिए हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सबके घर में जो है उसको तिरंगे को फहराना है, तो ये एक प्रोग्राम है और ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। फिर देखिए कि एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये बीकानेर जिले से इसको स्टार्ट किया गया है। तो इसमें क्या है कि मार्च 2022 से लेकर के अब तक जन्मी 6,758 बेटियों को 26 जुलाई को एक साथ जो है इनका जन्मोत्सव बनाया जाएगा, और सकारात्मक माहौल बेटियों के प्रति बनाने के लिए जो है शक्ति अभियान के तहत एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। फिर है देखिए लंपी स्किन डिजीज़, ये आप जानते हैं कि जो मवेशी हैं, मवेशी यानी कि जो कैटल हैं, गाय हैं, उनके अंदर जो है ये डिजीज़ देखने
को मिल रही है। काफ़ी भयावह है ये कि पहले जो कोरोना की प्रताड़ना सहन की और उसके बाद में देखिए जानवरों को भी जो है बीमारी ने नहीं छोड़ा है। तो ये वायरल बीमारी है और इसका जो है फैलाव जो है राजस्थान सहित तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पर देखा जा रहा है। राजस्थान में भी बेसिकली बाड़मेर में, जालौर, जैसलमेर जहाँ पर गायें अधिक है, तो वहाँ पर जो है गाय और भैंसों दोनों में जो है संक्रामक रोग तेज़ी से जो है वो फैल रहा है। इसमें भी सेम वही दवाएं हैं जो कोरोना में दी जा रही थी, विटामिन वाली, और वो पैरासीटामोल जो है इनको दी जा रही है जानवरों को। तो इसमें भी कोई टीका अब तक जो है वो निर्मित नहीं हो पाया है। फिर देखिए अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा, इनका जो 18वां अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का सम्मेलन जो है अभी आयोजित किया गया था। पीछे हमने इसको पढ़ाई है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो पहली लोक अदालत स्थापित की गई है जिसका कि उद्घाटन किया गया है, वो भी 18वीं अखिल भारतीय जो विधिक सेवा प्राधिकरण का सम्मेलन हुआ था उसी में की गई है। तो ये सेम न्यूज़ रिपीट हो गई है यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है, ये आप जानते ही हैं, काफ़ी घिसा पिटा बहुत पुराना प्रोग्राम है ये तो, कि भाई जो इतने भी जो शहरों के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ज़मीनों से रिलेटेड या जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए कुछ एक टारगेटेड टाइम पीरियड रखा जाता है कि भाई इसमें इन विवादों को जो है निपटाया जाएगा। तो उसी को प्रशासन शहरों के संग अभियान कहा जाता है और ये 15 जुलाई से जो है ये दोबारा से जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। फिर देखिए कि इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा राउंड अप न्यूज़ है वो देख लेते हैं। फिर देखिए स्टार्टअप वालों के लिए एक बहुत अच्छी घोषणा है कि जो स्कूली बच्चे स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे उनको 10,000 तक का प्रोत्साहन, और जो ग्रामीण युवा जो 10,000 से 1 लाख तक का मतलब जो है उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और जो ग्रामीण युवा अगर कोई स्टार्टअप लगाते हैं तो उनको आई स्टार्ट योजना के तहत जो है 5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि जो है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। मतलब स्टार्टअप में दम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन कुछ भी लेकर के चले जाएँ और पैसे मिल जाएँ। सरकार से पैसे निकलवाना बहुत मतलब एक कहते हैं ना बहुत टेढ़ी खीर है। तो यहाँ 10,000 से 1 लाख तक का तो जो है स्कूली बच्चों के लिए है और 5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि जो है वो ग्रामीण युवकों के लिए है, अगर वो कोई ऐसा स्टार्टअप एकदम सनसनीखेज स्टार्टअप जो है स्टार्ट करते हैं तो। फिर देखिए कि जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है कि भाई अगला जो बजट होगा वो राजस्थान का अगला बजट युवाओं और विद्यार्थियों पर जो है वो केंद्रित रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, सकारात्मक खबर है। फिर देखिए उसके बाद है कि जो यहाँ पर है कि जो हमारा राजस्व मंडल है उसके द्वारा राजस्व वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य के विविध राजस्व परिसरों में उपलब्ध जो रिक्त भूमि है वहाँ पर जो है सघन वृक्षारोपण, बहुत सारे पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे। तो ये राजस्व मंडल का कार्यक्रम है। और उसके अलावा देखिए यही ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए जो हमारे 6 संभाग है, सब डिविजन्स हैं जिनके मुख्यालय हैं, जैसे कि अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जोधपुर, इन संभागों के जो मुख्यालय हैं यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन्स जो होते हैं उनका निर्माण जो है वो किया जाएगा। फिर देखिए कि राज्य में 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो जयपुर में मनाया गया है और इसकी थीम थी सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। सहकारिता आप जानते हैं कोऑपरेटिव्स। और फिर देखिए नेक्स्ट है आपका जो प्रणव पारिक हैं उनके द्वारा जो यज्ञ फाउंडेशन है उन्होंने एक एस्ट्रो ओम ऐप तैयार किया है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, तो इस न्यूज़ को कट कर दीजिए, ज़्यादा नहीं दे रखा है तो। फिर देखिए कि वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस परियोजना जो है वन क्षेत्रों को बेहतर निगरानी के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित समाधान है, जो कि उच्च स्तरीय थर्मल ऑप्टिकल कैमरे, वायरलेस नेटवर्क वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं उससे लैस होगी। और मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के विस्तार के लिए जो है वो 15 करोड़ का बजट जो है वो आवंटित किया है। फिर देखिए महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अवसर पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो मेन कार्यक्रम होगा वो जयपुर में जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो ये इसमें थी। और बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है और यहाँ पर एक्सप्रेस वे जो है वो बनाया गया है। खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निर्माण राजस्थान की गावर कंपनी के द्वारा जो है वो किया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि हमने आज जो है प्रादेशिक परिदृश्य को कंप्लीट कर लिया है। ये पहला वीडियो है पूरी सीरीज़ के अंदर जो कि 32 मिनट का वीडियो बना है, तो टाइम देख करके आपको चौंकना नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि 1 घंटे में पूरी मैगजीन पढ़ा दो, तो वो देखिए पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मुझसे तो नहीं बनेगा। और जो कोई बना के दे दे तो आप उसका देखिए एक बार के फिर आपको समझ में कितना क्या आता है। तो अपन तो जो है एक एक चीज़ को पढ़ते हैं ताकि आपको दोबारा रीडिंग में जो है वो आसानी हो सके। हाँ, जब हम इसका कभी समरी बनाएं तो वो ज़रूर से जो है जल्दी करवाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो आपको इसको पूरा ही पढ़ना चाहिए। सो हम चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। सो आप इस वीडियो को देखिए, आपको जैसा भी अच्छा लगता है बुरा लगता है तो आप ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।